नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत, लोगों को मिलेगा समान अधिकार। विकास के लिए पेश किया रोड मैप, रोजगार और पर्यटन के विकास पर जोर। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ युवाओं से आगे आने की अपील। चार राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पदाधिकारियों की नियुक्ति। नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा और प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली का बनाया गया प्रभारी। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र और ओम माथुर को झारखंड की मिली जिम्मेदारी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर मतभेद के बीच वर्किंग कमेटी की बैठक आज। कांग्रेस महासचिव, राज्यों के प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर समेत कांग्रेस सांसद होंगे शामिल। पार्टी के आगे की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती। संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बयान। कहा, मौजूदा और भावी पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण बेहद जरूरी। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति गंभीर। कोच्चि एयरपोर्ट पर पानी भरने से रविवार तक रोकी गई उड़ानें। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर। बाढ़ के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पहली बार देश को संबोधित किया। करीब 40 मिनट के संबोधन में उन्होंने नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निर्माण का वादा किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि वहां धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले कई सालों से जिन सुविधाओं से वंचित थे, वो उनको मिलेगी। एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को हृदयपूर्वक बहुत 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 बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने संबोधन में जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिया कि हम सभी चाहते हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर विधानसभा के निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि ईमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में लोगों के बीच से ही अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा। हालात सुधरते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई लोग
अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे, वैसे ही एमएलए आगे भी होंगे। जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी, वैसे ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके सीएम होंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को समय के साथ स्थायी मान लिया गया था, जिसके चलते राज्य में अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। 3 दशक में 42,000 निर्दोष मारे गए। दोनों अनुच्छेद 370 का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। जो सपना सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है। अब देश के सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान हैं। केंद्र सरकार ने समाज जीवन में कुछ बातें हटाने के साथ ही समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार से मन में स्थायी भाव बन जाता है, स्थायी मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों की, हमारे बच्चों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात यह है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। भाई और बहनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लागू हुआ, तब से वहां के स्थानीय कर्मचारी केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और वहां जमीनी स्तर पर अच्छे तरीके से काम होने लगा है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं, कुछ कालखंड के लिए जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं
पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र और प्रदेश के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे एलटीसी, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती हैं। ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवारजनों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से घाटी में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपने रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं और काम पर निकल रहे हैं। जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में शैक्षणिक संस्थाओं के खुलने से स्थिति में सुधार हुआ है और दिन में बाजार खुल गए हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा का प्रभारी बनाया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली विधानसभा चुनाव का पार्टी प्रभारी बनाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और नित्यानंद राय को सह प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कर्नाटक के नेता लक्ष्मण सावती को सह प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी महासचिव प्रदेश संगठन प्रभारी के रूप में काम करेगी। झारखंड के लिए ओम माथुर को प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पार्टी के भीतर मतभेद के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज होने जा रही है। बैठक में कांग्रेस महासचिव, राज्यों के इंचार्ज, पीसीसी अध्यक्ष समेत पार्टी के सांसद शामिल होंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस में ही मतभेद बना हुआ है। कांग्रेस के कई नेता अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं, तो कई नेता इसका समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। हाल ही में संपन्न हुए सत्र में संसद ने इस बारे में विधेयक पारित किया था, जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को रद्द करने का प्रावधान है। नए कानून में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाने का प्रावधान है, जो चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा व्यवसायियों के विनियमन के लिए नीतियां तैयार करेगा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी मानव संसाधनों और बुनियादी ढांचे की जरूरतों का मूल्यांकन करेगा। संसद भवन परिसर में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने भी वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन को एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए हमें पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, ताकि हम देश की पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा कर सकें और प्रकृति के साथ रह सकें। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर जल संचयन पर जोर दिया। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा समेत कई हस्तियां इस मौके पर मौजूद रही। सब लोग पर्यावरण परिरक्षण के लिए पेड़ लगाना, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत आदि नदियों को संरक्षित करना, ये सब काम देना बहुत ज़रूरी है। इसको एक जन आंदोलन का रूप देना चाहिए, सरकार के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए। ये केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में भी ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। कारण क्या है? प्रकृति को संरक्षण करें हम लोग, प्रकृति हमारा संरक्षण करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, लव एंड लिव विद द नेचर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 अगस्त को अपनी 2 दिवसीय भूटान यात्रा पर रवाना होंगे। भूटान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री यहां पर पनबिजली से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले मई में शपथ ग्रहण के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भूटान को ही चुना था। मेक इन इंडिया अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी, आत्मनिर्भरता हासिल करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बैठक हो रही है। आज रक्षा मंत्री डिफेंस प्रोटेक्शन कंपनियों और एरोस्पेस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली में हो रही इस बैठक में कंपनियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सहूलियतों पर भी चर्चा हो रही है। सरकार का मकसद है कि रक्षा क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाए, बल्कि देश को रक्षा क्षेत्र में निर्यातक भी बनाया जाए। रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तमाम इंडस्ट्री लीडर, जो कि रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के इंडस्ट्री लीडर हैं, वो शिरकत कर रहे हैं। और इसका जो मकसद है वो थल सेना के साथ साथ एरोस्पेस जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके भी जो प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसका जो मकसद है वो मेक इन इंडिया के जरिए जो भारतीय फौजें हैं, भारतीय वायुसेना है या भारतीय नौसेना, उसके लिए रक्षा उत्पादों का उत्पादन करना, साथ साथ उनको जो सहूलियतें इंडस्ट्री के तौर पर मिलनी चाहिए उसको किस तरह से मुहैया कराना, और जो मंजूरी होती है इन तमाम कंपनियों की, रक्षा जो कंपनियां हैं उनको मंजूरी को कैसे आसान बनाना, इन सारी बातों को जो डिस्कस है वो किया जाएगा। ये विज्ञान भवन एनेक्सी आप देख सकते हैं, विज्ञान भवन एनेक्सी में ये बैठक चल रही है। और इसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि किस तरह रक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश को लाया जाए और साथ साथ विदेशी निवेश के साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि रक्षा क्षेत्र डिफेंस मिनिस्ट्री का ही डिपार्टमेंट है, वो इसको पूरा कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। और जो इसका एक बड़ा मकसद है कि जैसे कि तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया गया, उसी तरह एक उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है। इन तमाम कंपनियों से मिलकर रक्षा के क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बने बल्कि रक्षा क्षेत्र का उत्पादक भी बने, ये अपने आप में इसका बड़ा मकसद है। और मेक इन इंडिया को 2014 में सरकार के आने के बाद से ही लागू किया गया था और सरकार को उसको अब बड़े स्तर पर ले जाने की योजना है। दिल्ली में विज्ञान भवन से शिवशंकर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। घर के खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में हुए बदलाव पर मोहर लगाई है। इसमें होम बायर्स को भी लोन देने वाले बैंकों के साथ फाइनेंशियल क्रेडिट का दर्जा दिया गया है।
इससे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में होम बायर्स को सहमति की जरूरत होगी। इससे पहले बिल्डर कंपनी के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया केवल बैंक ही शुरू करा सकते थे और इससे मिले पैसों पर केवल उनका हक होता था। अब छोटे फ्लैट खरीदारों को भी यह हक मिल गया है। रियल एस्टेट कंपनियों ने आईबीसी संशोधन को कोर्ट में चुनौती दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही है कि होम बायर्स के पास ये राइट है कि वो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में एनसीएलटी जा सकते हैं और उनके ये प्राविधान कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और आईबीसी तीनों कॉन्करेंट रेमेडीज़ हैं, तीनों चल सकती हैं, कोई भी रेमेडी एक दूसरे को बार नहीं करता है। महात्मा गांधी के आह्वान के बाद 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तब क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया था। कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में गांधी जी ने 8 अगस्त को करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आजादी की लड़ाई के लिए देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन की वार्षिकी के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों के साथ देश के महान नेताओं, क्रांतिकारी, आंदोलनकारियों और उनके बलिदान को सादर नमन किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्र भारत में जन्मी पीढ़ियों का दायित्व है कि हम उस स्वप्न को पूरा करें जिसके लिए हमारे महान नेताओं और अनगिनत आंदोलनकारियों ने त्याग किया। उनकी प्रेरणा से हमारी देश निष्ठा अक्षुण्ण रहे। हम एक नए समाज का निर्माण करें जो सामाजिक रूढ़ियों, अन्याय और अंधविश्वास से मुक्त हो। शांति, विकास, समावेश और सौहार्द नए भारत के समाज को परिभाषित करेगा। इस अवसर पर इस नए समावेशी भारत के निर्माण में साझा सहयोग का संकल्प लें। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का पालन करें। क्विट इंडिया डे. Quit India movement was aimed at driving out foreigners, Britishers. But now the relevance of Quit India is still there. Quit India now should apply to ending corruption, ending discrimination, ending disparities, and then ending poverty. This should be a movement of the people, protecting the nature, and then also eliminating the social evils. We should make them to quit India, and for that matter the world also. देश भर में विशेषकर केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, एनडीआरएफ महानिदेशक, आपदा विभाग के अधिकारियों, वायुसेना और सेना के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित सांगली जिले में भारतीय नौसेना के 12 बचाव दलों को तैनात किया जा रहा है। सांगली और निकटवर्ती कोल्हापुर से विमान के जरिए लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खराब मौसम के कारण बाधित हो गई, जिसके बाद राज्य परिवहन वाहनों के जरिए बचाव दल सांगली के लिए रवाना हुए। कोल्हापुर में पहले की मौजूद टीमों के अलावा नौसेना के इन 12 दलों को आज सांगली में तैनात किया जाएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र के 5 जिलों में आई बाढ़ के मद्देनजर 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सांगली और कोल्हापुर जिले बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। केरल में भारी बारिश का कहर जारी है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पठान मथिट्टा, मलप्पुरम जिलों में बीती रात जोरदार बारिश हुई। इस कारण कई घरों में पानी भर गया। मलप्पुरम और कोझिकोड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें जल भराव के कारण बंद हैं। बाढ़ प्रभावित कई लोगों को रातों रात सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस बीच कोच्चि हवाई अड्डे पर 11 अगस्त 3 बजे तक सभी विमानों का परिचालन रोक दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसकी मदद से मोबाइल फोन की स्क्रीन का कांच, गाड़ी का कांच या फिर कंप्यूटर के कांच जैसी चीजें कभी टूट नहीं पाएंगी। आईआईटी दिल्ली का दावा है कि आने वाले समय में ये शोध आम उपभोक्ता को नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगों के लिए भी कारगर साबित होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर और छात्रों ने मिलकर कांच या शीशे से बनी चीजों को सालों साल टूटने से बचाने के लिए शोध से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
पाइथन फॉर ग्लास जीनोमिक्स यानी PYGGI नामक ये सॉफ्टवेयर पहला मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है जिससे शीशे के निर्माण में मदद मिलेगी। So Piggy is a software, Python for glass genomics, for designing glasses. Now what are glasses? So we see glasses on everyday mobile phone. हमारे जो ये glasses होते हैं, then we have glasses we drink. But हमें ये सोचना है कि ये जो glasses है, how do we design those glasses? क्योंकि many times this fall from your hand and it break. So you want ultimately unbreakable glasses. So this Piggy software will help you get those glasses, make those glasses that have superior properties. इस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाने वाले मोबाइल फोन के कांच, गाड़ी के कांच या घर में इस्तेमाल होने वाले कांच के ग्लास को सालों साल टूटने से बचाया जा सकेगा। IIT दिल्ली के मुताबिक अगर शीशे के बेसिक कंपोनेंट के बारे में पूरी संरचना, गुण और संबंध समझ आ जाए तो उसे स्क्रैच प्रूफ भी बनाया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे का मकसद कांच के विकास में आने वाली लागत को कम करना है। ये जो गोरिल्ला ग्लासेस है, आई विल टेल यू ब्रीफली हिस्ट्री ऑफ गोरिल्ला ग्लास। वो जो कॉर्निंग कंपनी ने डिज़ाइन किया ये ग्लास नॉट फॉर मोबाइल फोन्स, दे जस्ट डिज़ाइन द ग्लास बिकॉज ऑन अ डे टू डे बेसिस दे टेस्ट अप टू 50 कॉम्पोजिशंस। तो इसमें जितना कॉस्ट जाते हैं तो स्टार्टअप्स और अदर कंपनीज कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। हमारे जो सॉफ्टवेयर है, with one click it will predict all the compositions having the properties, so you have to just go and pick those composition and develop it. IIT दिल्ली की इस टीम के मुताबिक ग्लास साइंस के क्षेत्र में औद्योगिक और शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने के लिए PYGGI को लगातार अपडेट और अपग्रेड भी किया जाएगा। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।